नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड हम कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सेक्शन नंबर 7, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स। अप टू दिस क्लास वी हैव कंप्लीटेड द लिमिटेशन एक्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन 6, वो हम कर चुके हैं कवर। और इसमें आपको सेक्शन 7 को समझना पड़ेगा। देखिए 6, 7, 8 ये आपको 6, 7, 8 ये एज ए ग्रुप समझना चाहिए एक्चुअली। ये तो थोड़ा टेक्निकल सेक्शंस हैं, इनको चाहें तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन जब भी क्लास लें आप करने बैठें तब आप इसको पेन कॉपी लेकर के बैठें, एक एक बात को समझते हुए चलें और एक एक बात को याद करते हुए भी चलें। कर लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। लिमिटेशन एक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 7 ऑफ द Limitation Act, and before we start it, have a quick look at the section 6. Section 6 हम लोगों ने ये पढ़ा था, this was regarding the legal disability. क्या था ये था any person who is entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree if he is a minor, insane or an idiot, कब at the time from which prescribed period is to be reckoned, he may institute the suit or make the application within the same period after the disability has ceased. ये वाली बात थी उसमें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उस समय लीगली डिसेबल है जब उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, राइट टू सू एक्रू हुआ था उसको, तो उसके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 उसको उतना जो टाइम है लिमिटेशन पीरियड का वो एक्सटेंड हो जाएगा जितना तब हुआ होता अगर वो डिसेबल नहीं होता। यानी कि डिसेबिलिटी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद से उसको उतना टाइम मिल जाएगा। दिस इज द मैंडेट ऑफ सेक्शन 6। नाउ ये एक जनरल रूल हो गया। सेक्शन 6 प्रोवाइड्स फॉर द जनरल रूल। नाउ ये भी हो सकता है कि समटाइम्स देयर में बी मोर देन वन पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू सू। ये भी तो हो सकता है, एक केस में 2 या 3 लोग भी ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ये अधिकार हो। तो सेक्शन 6 इज डीलिंग विद व्हाट, ओनली वन पर्सन। सेक्शन 7 जो है वो स्पेशल कैटेगरी में आ गया। वो सेक्शन 7 है दैट इज ए स्पेशल रूल ऑफ द सेक्शन 6 रूल, स्पेशल कंडीशंस में आ गया। तो देखते हैं सेक्शन 7 क्या कहता है। पहली बात तो उसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स। डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स मीन्स देयर आर सेवरल पर्सन्स एंड अमंग देम वन और मोर आर डिसेबल्ड। ऑल आर नॉट डिसेबल्ड, ओनली वन। देखिए क्या है, वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन्स jointly entitled to suit where one of several persons jointly entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is under any such disability. You see this like this. इतना ही पढ़ते हैं पहले। Several persons, who are several persons? Jointly entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree. So suppose A, B and C. These are the several persons who are jointly entitled to what? To institute a suit or to make an application. वो सभी लोग jointly they have the right to sue, right to institute a suit, कि कोई भी सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दे हैव दैट राइट, जॉइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए सूट। कर लेंगे आप लोग, ये बात समझ में आ गई। हमें आइडेंटिफाई करना है हु आर द प्लेंटिव्स हेयर। प्लेंटिव्स आर द पर्सन्स हु आर जॉइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट सूट एंड वन ऑफ देम इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटी अब सच डिसेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, दिस इज सच डिसेबिलिटी का मतलब है अंडर एनी सच डिसेबिलिटी का मतलब है माइनॉरिटी, इंसैनिटी एंड इडियोसी। ये जो वर्ड है सच डिसेबिलिटी, दिस इज विद रेफरेंस टू सेक्शन 6। दिस इज विद रेफरेंस टू सेक्शन 6 कि सेक्शन 6 में जो डिसेबिलिटीज बात की गई है, इट इज नॉट एनी अदर कि कौन सी डिसेबिलिटी है,
सच डिसेबिलिटी का मतलब है विच आर गिवन इन सेक्शन 6 एंड विच आर दोज माइनॉरिटी, इंसैनिटी और इडियोसी, यही तीन है ना। तो इनमें से किसी एक से वो एक से ज़्यादा से ही सफरिंग फ्रॉम दैट, देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ए डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन, टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल, बट यहाँ तक ये हाफ पार्ट पढ़िए इसको बस ये, तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा ये लाइन, ये एंड ए डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन का मतलब क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि एग्जैक्टली लैंग्वेज से क्या मतलब है। देर आर सेवरल पर्सन्स, सपोज ए बी एंड सी, हु आर दीज पर्सन्स, these are jointly entitled to institute a suit or make an application for execution. Amongst them, one of them is suffering from such a disability. Suppose he is A is the person who is suffering under such disability, that is minority, insanity or idiocy. And a discharge can be given without the concurrence of such person. यानी कि एक ही बिना कॉन्करेंस के, बिना कंसेंट के जो अन्य व्यक्ति है जो कि किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित नहीं है, ही कैन गिव द डिस्चार्ज विदाउट द कंसेंट ऑफ सच डिसेबल्ड पर्सन। नाउ डिस्चार्ज का मतलब कितने लोग समझते हैं, रेज हैंड प्लीज। इस डिस्चार्ज का मीनिंग समझ लीजिए, ये जो बात लिखी है, ए डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन, इसका मीनिंग समझ लीजिए। अगर ये मीनिंग समझ में आ गया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। एंड फॉर दैट पर्पज प्लीज सी दिस इलस्ट्रेशन। ए इंक्योर्स डेब्ट फ्रॉम ए फर्म ऑफ विच बी, सी एंड डी आर पार्टनर्स। बी, सी एंड डी आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। फ्रॉम दिस फर्म ए हैज टेकन ए लोन। तो हु इज इंडेप्टेड? ए ने लोन लिया है। किससे लोन लिया है? एक पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है। एंड हु आर द पार्टनर्स? बी, सी एंड डी। नाउ बी इज इनसेन, it means he is suffering from one of the legal disabilities. C is a minor, he is also suffering from disability. D is not suffering from any disability. तो B, C, D। अब इसको इस तरीके से देखिए, इसमें इस स्लाइड में देखिए। A incurs a debt from B, C, D, who are the partners। सही है। B is insane, C is a minor, D is right। अब इसका मतलब क्या है? ये जो ए ने जो लोन लिया है, सपोज कीजिए लोन था 1 लाख रुपए का और उसको लोन लौटाना है पार्टनरशिप फर्म को। तो जब मैं ए हूं और मैं आपको लोन लौटाऊंगा तो मैंने आपको पैसा दे दिया, लेकिन मुझे डिस्चार्ज कौन देगा कि हाँ भाई नाउ यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम योर लायबिलिटी? हु विल से कि नाउ यू आर कंप्लीटली डिस्चार्ज फ्रॉम योर लायबिलिटी टुवर्ड्स आवर फर्म। आपने बैंक का लोन लिया, जब बैंक के पैसे भर देंगे आप तो वहीं पर बात खत्म नहीं हो जाएगी। वहाँ पर क्या आएगा कि यस योर ट्रांजैक्शन एंड्स हियर नाउ। समटाइम्स इट मे हैपन, आप कहें कि प्लीज़ कम टू अ कॉम्प्रोमाइज़, आपको मुझे 2 लाख रुपए देने थे बट मैं केवल 1.5 लाख रुपए दे सकता हूँ, प्लीज़ एंड दिस मैटर, कंप्रोमाइज दिस मैटर। चलो ठीक है भाई, तो आप 1.5 लाख रुपए दीजिए। नाउ वी आर डिस्चार्जिंग यू फ्रॉम योर एनी फर्दर लायबिलिटी। तो वो जो डिस्चार्ज को तरीके से नो ड्यू सर्टिफिकेट कह लीजिए आप, ये कि यू आर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटी, ये है डिस्चार्ज का मतलब। यहाँ से देखिए, the test adopted is what? Whether a full discharge or quittance can be given without the concurrence of the person under disability. Whether a full discharge or quittance can be given without the concurrence of the person under disability। इसका मतलब समझिए कि क्या जो व्यक्ति जो D है, D is a partner, whether he is in a position to give the discharge to A,
without concurrence of other partners. Partnership Act gives a power to the partner that he can act so. Therefore, in partnership relationship, D is a person who can give discharge. Okay, I am compromising, whatever, I am in a position that I need not to take their consent for that, I can act on my behalf as well. तो यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब ये टेस्ट है, दिस इज द टेस्ट. सेक्शन 7 में you will have to see whether the person who is not disabled, whether the person who is not disabled, as in this case D is not disabled, whether he can give discharge or not. In this case D can give a discharge of the debt without the concurrence of B and C. Then अगर ऐसी स्थिति है भाई कि तुम चारों पांच लोगों में से एक व्यक्ति भी ऐसा सक्षम था जिसको ये अधिकार है कि who could have given discharge, है ना, then time will not stop for you. You can protect interest. आप अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इट मीन्स तो वाई शुड वी वेट? देन टाइम रन्स अगेंस्ट बी, सी एंड डी. डिस्पाइट the fact that B is insane, C is minor, but time will not stop here. क्या अंतर पड़ा? सेक्शन 6 में क्या था? सेक्शन 6 में था कि if you are disabled, legally disabled, minor, insane, idiot, then time will not run against you. Time will wait till your disability ceases. But if you are more than one person, if you come into the category of several persons, you are disabled but your other members are not disabled, first. Secondly, the other person who is not disabled is in a position to give discharge, then there is no purpose for stopping the time. but जब एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको खुद की भी इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट कर सकता है और आपका भी कर सकता है इंटरेस्ट का, तो क्यों ना सूट लेकर आया है वो, उसको सूट लाना चाहिए. इसमें क्या समझिए, BCD है, इसी में बात करते हैं. BCD से 2 लाख रुपए लोन लिए एक ए ने, 3 साल के अंदर इनको सूट लिया रहना चाहिए था. B इंसेन है, C माइनर है, तो D 3 साल तक अगर सूट लेकर नहीं आता है और 3 साल के बाद में सूट लेकर के आता है तो दैट विल बी टाइम बार्ड. अब वो ये कहे कि साहब देखो C तो माइनर था, मैं इससे पूछता कि भाई इस मामले को कैसे सेटल करना है, बिकॉज बीइंग माइनर ही वाज नॉट इन पोजीशन टू टेक द जजमेंट, ही इज इनकैपेबल ऑफ टेकिंग जजमेंट. एंड बी इंसेन है, C माइनर था. ये दोनों ही ऐसे प्राणी थे कि दे वर नॉट इन ए पोजीशन टू टेक एनी जजमेंट, देयरफॉर आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर देम, एंड बिकॉज ऑफ दैट टाइम लैप्स्ड, my time should be extended. But what was your relation with these? Your relation was that you could have given discharge even without their concurrence. Minority में जो we act for each other, there is a relationship of agency in partnership. So even though your other partners or the person admitted to partner, है ना, मैं डिटेल में नहीं कह, माइनर तो पार्टनर हो ही नहीं सकता, he can be the person who is admitted to the benefits of partnership. तो आप सूट लेकर के आते, you could have protect your interest, you could have protect their interest as well. There was no need to wait for that time. So that is why we say time runs against all of them. अगर ये बात समझ में आ गई तो रेज हैंड. सही है. अब दोबारा पढ़ लेते हैं, देखिए लैंग्वेज को, थोड़ा टेक्निकल है ना, चीज़ें इतनी आसान नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक एक जो पिछला बैकग्राउंड है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 लगातार आपके दिमाग में फिक्स रहेगा वो, तो अगले सेक्शंस आप लोग ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे. तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि जितने भी सेक्शंस पहले आ गए, यानी कि अप टू सेक्शन 6, वो घुटे होने चाहिए. जब हम सेक्शन 8 पढ़ें तो अप टू सेक्शन 7 घुटे होने चाहिए आपको, सो दैट आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे. फिर पढ़ते हैं लैंग्वेज. देखिए क्या लैंग्वेज है, अब जल्दी समझ में आएगा मेरे ख्याल से. वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन्स
jointly entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is under any such disability. Who is under disability? One of them, one of several is under disability. सही है. सेकेंड बात, ए डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन्स. ये दूसरी बात हो गई. ठीक है, अगर ये दो बातें होंगी देन क्या होगा? टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल, टाइम विल नॉट वेट. इट मीन्स व्हाट? you will have to file the suit within the limitation period. No extension will be given at all, and there will be no extension for the person, even for the person who is under any disability. समझ आ गई बात? See, आप इसको ऐसे देखिए. अभी there are two conditions now. First, where one of several persons is under any such disability. ठीक है, सच मतलब minority, insanity और idiocy. सेकेंड कंडीशन क्या है? ए डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन. सच पर्सन मीन्स पर्सन अंडर डिसेबिलिटी. व्हेन दीज टू कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड देन वी कैन से टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल. टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल मीन्स व्हाट? देयर विल बी नो एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड. यू विल हैव टू फाइल द सूट और द एप्लीकेशन विद इन दी टाइम प्रिस्क्राइब्ड. आगे मेरे ख्याल से बस समझ में. अब कुछ रह गया? बढ़े आगे. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, but where no such discharge can be given, time will not run as against any of them until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of the others or until the disability ceases. अब इसका अपोजिट हो गया. अपोजिट क्या हो गया? कि नाउ जो ये जो कंडीशन है ये वाली डिस्चार्ज वाली सेकेंड कंडीशन, दिस इज डिस्चार्ज कैन नॉट बी गिवन. तब क्या होगा? पोजीशन क्या है कि तीन लोग हैं, तीनों में से दो डिसेबल हैं, एक माइनर, एक डिसेबल नहीं है. ही इज एडल्ट, ही इज ऑफ साउंड माइंड, बट प्रॉब्लम ये है कि ही कैन नॉट गिव डिस्चार्ज विदाउट द कंसेंट. ही विल हैव टू सीक देयर कंसेंट. देन टाइम विल नॉट रन. इट मीन्स इट जो लिमिटेशन पीरियड टाइम है दैट विल बी एक्सटेंडेड. यू विल हैव टू वेट कि जब तक कि वो डिसेबिलिटी सबकी ख़त्म ना हो जाए, ताकि दे आर एबल टू सू, और उनमें से किसी एक व्यक्ति को ये राइट ना मिल जाए ही बिकम्स की ही कैन गिव डिस्चार्ज विदाउट देयर. इसको आप ऐसे देख लीजिएगा. इसको देखिए, एक ये रहा, दिस इज several persons jointly entitled to institute a suit or make an application. again A is under the disability. ठीक, बट यहाँ पर क्या हो गया? no such discharge be given can be given without the concurrence of the person. means discharge can be given only with the consent of all the persons. अब consent कब दे सकते हैं? when they are able to give consent. when minor can give consent, when he becomes adult, यानी कि when his disability ceases. An insane person can give consent only when his insanity comes to an end. एक तो ये हो गया. या ये हो सकता है कि जो व्यक्ति डिसेबल ना हो, subsequently he gets the right to give discharge even without there. जैसे इसमें देखिए, A incurs a debt from E, F and G. ओके, तो E, F, G में E एंड F आर इंसेन, G इज ए, तीनों डिसेबल्ड हैं. ये इस बार ये तीनों ही डिसेबल्ड अगर होंगे यहाँ पर, देन टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम. यू विल हैव टू वेट फॉर दैट. एंड दिस इज, ये जो टर्म है इसको अच्छे से समझ लीजिए. टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम मतलब क्या होगा? टाइम विल नॉट रन मीन्स लॉ विल वेट, टाइम पीरियड विल बी एक्सटेंडेड. इट मीन जो रनिंग ऑफ टाइम का मतलब है कि आपको फिर आपको काउंटिंग शुरू हो गई, आपकी लिमिटेशन पीरियड धीरे धीरे एक्सपायर कर रहा है.
एक्सपायर नहीं होगा, इट मीन्स व्हाट, इट विल बी वेट, यू कैन वेट कि आपका जो टाइम ऑफ लिमिटेशन पीरियड है एज पर सेक्शन 6 जितना एक्सटेंड होना चाहिए उतना फिर आपका वो एक्सटेंड हो जाएगा वो। तो सेक्शन 7 के 2 पार्ट हुए। पहले पार्ट में वो वाली बातें हैं, 2 बातों पर डिपेंड करता है। कॉमन क्या है, दिस इज कॉमन वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन्स जॉइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटी। ये कॉमन है। कुछ लोग हैं जिसमें से आउट ऑफ देम सम आर डिसेबल्ड, ओके, एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट डिसेबल्ड। जो डिसेबल्ड नहीं है, ठीक है, अब ये देखना है बस 2 कैटेगरी हैं, whether he can give discharge without concurrence or not. If he can give discharge, time will run against them all. If he cannot give discharge, time will not run against any of them. Against any of them का मतलब क्या हुआ, देखिए, टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम। ये जो लाइन आ रही है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिए इसमें क्यों है। अगेंस्ट एनी ऑफ देम का मतलब है कि इवन अगेंस्ट द पर्सन हु इज एबल, जो मेजर है उसके विरुद्ध भी टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, उसके खिलाफ भी टाइम विल नॉट रन, इट मीन्स लिमिटेशन पीरियड विल बी एक्सटेंडेड फॉर दैट पर्सन ऑल्सो। ये बात समझे नहीं समझे, नहीं तो समझाता हूँ दूसरे के। रेज हैंड प्लीज जो लोग समझ गए। पक्का अनुराग समझ गए आप? एवरीवन, वेरी गुड। तो इसमें आप देख लीजिए, कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। सो विद इन द को पार्टनर्स वन ऑफ सेवरल पार्टनर्स कैन गिव ए वैलिड डिस्चार्ज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द अदर्स। दिस इज अ रूल कि व्हेन देयर इज अ केस ऑफ पार्टनरशिप the partner can give discharge. Secondly, there is a case of trustees, co-trustees. One of several co-trustees can give a valid discharge without the concurrence of the others. Again, when there is the case of trustees, so then even then one of several co-trustees can give a valid डिस्चार्ज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द अदर्स। सही है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पार्टनर्स के केस में वेदर, तो को ट्रस्टीज में आपको दिमाग नहीं लगाना, पार्टनर्स में आपको माइंड नहीं लगाना कि ही कैन गिव वैलिड डिस्चार्ज। नाउ मोर्टगेजर, को मोर्टगेजर की बात करते हैं। को मोर्टगेजर का मतलब है कि हम दो तीन लोगों ने मिल करके लोन लिया था और प्रॉपर्टी को मोर्टगेज किया। वी मोर्टगेज समथिंग टू सिक्योर सम लोन। तो whether these mortgagors can give valid discharge or not, answer is no. The right to redeem is an individual right, indivisible means इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते आप। and one mortgager cannot give a valid discharge without the concurrence of the other co-mortgagers. तो in case of co-mortgagers time will not run against any of them. second part में कवर होगा ये। co-partners, co-trustees will be covered in first part of section 7। कर लेंगे आप? हाँ, आपकी क्वेरी ये है कि out of several persons some are disabled under disability and some are not under disability। अब समझिए, मतलब अगर 5 या 6 लोग हैं तो देर आर 3 persons who are under disability। इसमें person under disability में there are 3 persons and there are other persons who are not disabled and they can give discharge as well। it means ये भी सिचुएशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई where one of several persons is under such any such disability। अब 1 हो या 2 हो चल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन इज a discharge can be given without concurrence of such person if the persons who are not disabled, जो मेजर हैं, साउंड माइंड के हैं, इडियट नहीं हैं, उनकी नंबर है 3 लोग ऐसे हैं एंड दे कैन गिव डिस्चार्ज। नाउ क्वेश्चन ये है कि बट आई कैन गिव डिस्चार्ज बट आई विल नॉट गिव डिस्चार्ज।
तो वेदर आई विल गिव डिस्चार्ज और नॉट इससे फर्क नहीं पड़ता है. इफ दे आर देयर रिलेशन इज सच दैट दे कुड गिव डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज दे सकते थे, तो सिर्फ ये है कि टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल. इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटेशन विल कीप ऑन एक्सपायरिंग डे बाय डे. आप आगे आइए या मत आइए, इफ यू कम लेट लॉ विल नॉट हेल्प यू. लॉ विल से you could have given discharge. It means you could have brought the suit within the limitation period, but you failed to bring the suit in the limitation period. Now time barred. तो ये कहना कि whether discharge can be given or whether they are ready to give discharge, this is a different thing. आप इसको ऐसे देखिए, मैं स्लाइड देता हूँ आपको दूसरी, आप इसको ऐसे समझिए. A B C D E, there are 5 persons who are jointly entitled to sue or to make an application. Out of these, only one is under disability, and these B, C, D are having no disability and they are in majority. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे केसेस में यू नीड नॉट टू सी कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, भले ही 4 हैं यहाँ पर और इनकी जगह केवल अगर एक भी होता उससे फर्क नहीं पड़ता. पहली बात, आपको इनकी संख्या पर नहीं जाना है, सिर्फ ये देखना है, वर्डिंग देखिए आप, व्हाट यू हैव टू सी दैट वन ऑफ सेवरल पर्सन्स इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटी. तो हेयर वन ऑफ देम इज अंडर डिसेबिलिटी, इट मे बी 2 ऑफ देम अंडर डिसेबिलिटी. ये भी हो सकता था कि आउट, यहाँ पर तो 1 है इस एग्जाम्पल में, बी सी डी सभी डिसेबिलिटी में होते और ओनली ए मे नॉट बी डिसेबिलिटी. इट मीन्स व्हाट, सम आर अंडर डिसेबिलिटी एंड सम आर नॉट इन डिसेबिलिटी. नंबर डजेंट मैटर, वेदर जो बट कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट अंडर डिसेबिलिटी, एटलीस्ट 1 ऐसा होना चाहिए विच इज अंडर डिसेबिलिटी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 7. गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? नाउ सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट कंसिडरेशन का है कि द पर्सन्स हु आर नॉट अंडर एनी डिसेबिलिटी, उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, वेदर दे कैन गिव डिस्चार्ज और नॉट without the concurrence of the persons under disability. जो व्यक्ति डिसेबिलिटी के शिकार हैं उनकी सहमति के बिना क्या वो व्यक्ति जो ये सही हैं वो डिस्चार्ज दे सकते हैं या नहीं. उत्तर ढूंढेंगे केवल हाँ या ना में. वेदर दे आर रेडी टू डिस्चार्ज और नॉट, इट हार्डली मैटर्स. आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं, आप दोगे या ना दोगे ये अलग बात है. पॉकेट में पैसे हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, बस. सिमिलरली वेदर दे कैन गिव डिस्चार्ज और नॉट. इफ दे कैन गिव डिस्चार्ज, इसका मतलब समझिए क्या है. डिस्चार्ज का मतलब यह है कि एक व्यक्ति ऐसा था जो बिना दूसरों के पूछे डिस्चार्ज दे सकता था. इसका मतलब वो सूट फाइल करने की स्थिति में था. अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है जो सूट फाइल कर सकता था अपने बिहाफ पर और ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स एज वेल, तो तुमने क्यों नहीं किया? तुम करो या मत करो, टाइम विल रन अगेंस्ट यू एंड ऑल्सो द अदर्स, अगेंस्ट ऑल वेदर अंडर डिसेबिलिटी और नॉट डिसेबिलिटी. समझ में आई बात आपको? ये है एक तरीके से. वैसे बोलो हाँ है ना? अब समझ में आ गई बात? चलिए अब बढ़े आगे. लेट्स सी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम अक्सर आपके जो मेंस का एग्जाम है ऐसी प्रॉब्लम्स पूछते हैं आपसे वो. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 7. व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक्स इंक्योर्स ए डेट ऑफ ₹80,000 इन ईयर 2000. 80,000 का लोन लिया. कौन से साल में लिया? 2000 में लिया. कहाँ से लिया? फ्रॉम ए फर्म ऑफ विच ए बी एंड सी आर पार्टनर्स. एक पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया जिसके की पार्टनर है ए बी एंड सी. गॉट इट? 2000 में. ए बिकम्स इनसेन, इट मीन्स वन ऑफ देम इज अंडर डिसेबिलिटी. ए इज अंडर डिसेबिलिटी. नाउ
while B is a minor admitted to the benefits of partnership. B is a minor, therefore he is under disability. There is nothing mentioned for C. It means C is not under any disability. इसका मतलब ये हुआ, अगर नहीं दिया गया कुछ, it means this is the case of section 7. Out of 3 persons, 2 are under disability and 1 is not under any disability. Who are these? These are the partners. It means what? One of them who is not under any such disability can give discharge without the concurrence of A and B. समझ में आई बात को? अब ये 2000 में आपको ले लोन लिया था आपसे, अब पढ़ते हैं आगे को, देखिए। Subsequently, A regains sanity in 2003. Disability of A comes to end in 2003. B becomes major in 2004. A, B and C then file a suit against X in 2005 for recovery of debt. Is the suit maintainable? Decide giving reasons. Now क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपको इस पर हम अप्लाई करें, अगर अब देखिए सेक्शन 7 की लैंग्वेज अप्लाई करते हैं यहाँ पर। Where one of several persons is under any such disability, here 2 persons are under disability. एक बात, this is first requirement is met now. Section 7 की पहली requirement हो गई। Where one of several persons, यहाँ पर 2 out of 3 persons are under disability. A discharge can be given without the concurrence of such person. In this case, yes, discharge can be given because they are partners. It means the person who is not under disability, यानी कि C, he can give discharge without the concurrence of A and B. If these 2 conditions are satisfied, then what will happen? Time will run against them all. It means no time extension will be given. Time limitation period will not be extended. अब लोन कब लिया? 2000 में लिया, सन 2000 में लिया। लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाए, कितने साल का होता है रिकवरी सूट में? 3 साल का, 3 साल का होता है। 3 साल के अंदर उनको लोन रिकवरी के लिए सूट डाल देना चाहिए था, यानी कि 2003 में सूट उनको ले आना चाहिए था। दे कैन नॉट वेट टिल दी, जैसे उन्होंने वेट किया 2005 में आए, दे कैन नॉट वेट कि when he regains sanity, when B becomes major, it hardly matters because time will run against them all. So this suit is time barred because they कब लेकर आ रहे हैं? They are bringing it in 2005 for recovery of debt. तो 2005 में लाने पर this suit is non maintainable because this is time barred by 2 years. हो गया नहीं हो गया? कर लिया आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं आपकी। Now according to you, there are 3 persons A, B and C. And out of them A is under disability, he is a minor, and B or C are the guardian of A. So whether section 7 will have any application in this case or not. So please, for that purpose, you should concentrate over the initial line of section 7. क्या कहते हैं? Where one of several persons are jointly entitled. अगर B और C का रोल केवल एक के गार्जियन के रूप में है एंड दे आर नॉट जॉइंटली एंटाइटल्ड, सेक्शन 7 विल हैव ओनली व्हेन ऑल द पर्सन्स आर जॉइंटली एंटाइटल्ड टू सू। अगर आपके क्वेश्चन में देखा जाए कि A इज द माइनर एंड B और C का रोल केवल गार्जियन का है, तो B और C are not jointly entitled with A. So section 7 will have no application in this case. So your query is solved, I think, solved because your section 7 की initial line है. You please see again this. See this. Jointly entitled. This phrase is very important. When one of several, where one of several persons jointly entitled. Please highlight कर लीजिए इस बात को आप. It is also necessary all the persons should be jointly entitled to institute a suit. If there is only one person
entitled suit, then there is no application of section 7, then section 6 will come. Section 7 will come into play only when there are several persons. एक, they are jointly entitled to institute a suit. Number 2, and number 3, when out of them one of them is under disability and others are not. Got it? और किसी क्वेरी हो? अभी किसी क्वेरी रहेगी? मैंने सारी क्वेरी सॉल्व की हैं. और बताइए, बढ़े आगे को. तो दोस्तों आपने देखा है लेक्चर, आपको पसंद आया होगा. और आज फिर एक मैं आपको टिप देता हूँ, फिर वही रिवीजन की ट्रिक है. देखिए, एक टाइम आपका वेस्ट होता है. आप जब वॉशरूम जाते हैं, आपको थोड़ा फ़नी लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें काम करती हैं. आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप नहाने में लगाते हैं, है ना, या जब वॉशरूम में जाते हैं आपका टाइम लगता है, तो कोई ना कोई विचार आपके माइंड में चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं आप. मैं चाहता हूं कि आप लॉ के सब्जेक्ट्स के बारे में सोचें, आप सेक्शंस के मार्जिनल नोट्स के बारे में सोचें, आप उनका मनन करें, तो वो जो टाइम है वो भी आपका बहुत बचेगा. तो उस तरीके से भले ही आप स्टूडेंट हैं या फिर आप एडवोकेट हैं या आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप देखेंगे कि आपको रिवीजन के लिए अलग से टाइम देना नहीं पड़ रहा है. ये ज़रूर ट्रिक फॉलो कीजिएगा. और दूसरी बात, हमारे इस चैनल की आप अलग अलग प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखते रहिएगा. हम डेली अपडेट कर रहे हैं और हम वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड यू द फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल कोचिंग फॉर योर जुडिशियल सर्विसेज. हम यहाँ पर आपको मेंस की क्लासेस भी देंगे. मेंस की आंसर राइटिंग क्लासेस मिलेंगी आपको. प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज आपको अलग से मिलेंगे, माइनर एक्ट से मिलेंगे, लोकल एक्ट से मिलेंगे. यू विल गेट एवरीथिंग. और हमारी जो वेबसाइट है vidhijudicial.com, उस पर विजिट करना ना भूलें. वहाँ से आपको बहुत कुछ फ्री मटेरियल डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, या फिर आप अपना स्क्रॉल करेंगे वहीं से पढ़ भी सकते हैं आप ये. तो थैंक यू वेरी मच. एंड आपको चीज़ें पसंद आ रही हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को. थैंक यू वेरी मच.